तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसी कई कहानियां सुनाई जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की नायाब चीज़ें थी, कैसे पुलिस ने अपना दिमाग लगाकर उन केसों को सुलझाया। लेकिन आज बारी है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जिसकी पुलिस ने भद्द पीट दी। एक शख्स जिसे इसी देश की दो अदालतों ने दो बार फांसी की सज़ा सुनाई, और वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 साल लिए उसकी सुनवाई में। और इन 6 साल की सुनवाई के बाद सिर्फ 4 ऐसी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी कि पूरा केस पलट गया। एक शख्स जो पिछले 12 सालों से जेल में बंद था, एक शख्स जिस पर 1-2 नहीं 6 कत्ल का इल्ज़ाम था, एक शख्स जिस पर ये 6 कत्ल किसी और का नहीं, अपने सगे भाई, भाभी और उनके 4 बच्चों का इल्ज़ाम था। 2 बार फांसी के तख्ते तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर दी गई। सजाए मौत मिली। जब पहली बार उसको सजाए मौत मिली तब उसे आम कैदियों से अलग कर दिया गया, अलग सेल में बंद कर दिया गया। उससे पहले वो जो जेल में काम करता था अब काम भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जैसे ही किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है, सजाए मौत मिलती है, ऐसे कैदी को बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग सेल में डाल दिया जाता है, ताकि कहीं वो ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, खुद को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और कैदी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर सज़ा याफ्ता कैदी होने के नाते जो बाकी काम करते हैं, उम्र कैद की सज़ा पाने वाले, फांसी की सज़ा पाने वालों को फिर कोई काम नहीं दिया जाता, क्योंकि काम करने के लिए लोगों के साथ, बाकी कैदियों के साथ बैठना होगा और उसे तो अलग थलग करना होता है। तो पिछले 6 सालों से वो कोई काम भी नहीं कर रहा था, बाकी कैदियों से अलग था, हर वक्त दिमाग में यही कि सज़ाए मौत सर पर है। फिर उससे ऊपरी अदालत ने भी वही सज़ा बरकरार रखा। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 फांसी की सज़ा पाए शख्स को एक नई ज़िंदगी दे दी। और इस ज़िंदगी देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने कमेंट्स किए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, निचली अदालत और हाई कोर्ट पर, वो भी सुनने और सुनाने लायक। तो पेश है आज की कहानी एक ऐसे कैदी की जिस पर 6 कत्ल का इल्ज़ाम। और आज वेंसडे है, बुधवार है, आज 12 फरवरी है, और आज ही सुबह 11 बजे वो जेल से बाहर आया, 12 लंबे साल तक जेल में रहने के बाद। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 2012 को। 9 मई 2012 आगरा के करीब एक गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। ये परिवार था गंभीर सिंह का परिवार। गंभीर सिंह, उसके बड़े भाई सत्यभान, ये लोग सब रहा करते थे। 9 मई 2012 को अचानक एक रात सत्यभान, उसकी बीवी पुष्पा और 12 साल से कम उम्र के उसके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा, जिनके नाम आरती, मेहरा, गुड़िया और कन्हैया, इन सभी की लाश उस घर में मिलती है। तेज धार हथियार से इन पर वार किया गया था। 8 और 9 मई की वो रात थी, 2012 साल था। और इसके बाद इस केस की पुलिस तफ्तीश करती है। इन्वेस्टिगेशन आगरा पुलिस के हाथ में है। आगरा पुलिस के हाथ में ये केस जाता है। आगरा पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, अब किसी चश्मदीद की तलाश करती है। तभी पुष्पा का भाई वहां पहुंचता है, और पुष्पा का भाई पुलिस से कहता है उसी रात कि हमें शक है कि ये कत्ल सत्यभान के अपने सगे छोटे भाई उसी ने किया है। उसका नाम है गंभीर सिंह। पुलिस ने पूछा क्यों तुम्हें शक है? उसने बताया कि कुछ वक्त पहले ज़मीन के झगड़े को लेकर दोनों भाइयों में ज़मीन का कुछ टुकड़े को लेकर झगड़ा था और उसे धमकी दी थी। अब पुलिस गंभीर की तलाश करती है और कुछ ही घंटे में गंभीर सिंह को उसी गांव से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लेती है। गंभीर को गिरफ्तार, उसकी एक कज़न भी थी गायत्री, उसको भी गिरफ्तार, मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसी घर में लाती है जहाँ कत्ल हुआ। और उसी घर में लाने के बाद पुलिस 2 हथियार भी बरामद कर लेती है, एक कुल्हाड़ी और एक कटारी, जिसे ड्रैगर भी कहते हैं। और फिर पुलिस फाइल करती है कि दोनों हथियार जो अक्यूज्ड है
उसी के बयान के आधार पर उसी घर से बरामद हुए। खून से सने हुए उसके कपड़े भी बरामद हुए और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ज़मीन का विवाद था और उसी वजह से उसने अपने भाई, भाभी और उनके 4 बच्चों को मार डाला। अब पुलिस के लिए बड़ा आसान था ये केस। हालांकि एक घर के अंदर 6 कत्ल हुआ। लखनऊ तक से फ़ोन आया कि भाई जल्दी केस को सॉल्व करो, पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तो पुलिस को भी लगा चलो कातिल मिल गया, कत्ल भी, कि केस पूरा 24 घंटे में सुलझा लिया। अब आगरा पुलिस तय वक्त से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर देती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है। आगरा सेशन कोर्ट में यह मुकदमा पहुंचता है और ये मुकदमा अब करीब 5 साल तक चलता है। 5 साल बीत जाते हैं। 20 मार्च 2017 को आगरा की सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। गायत्री को सबूतों के अभाव में बरी कर देती है और जो मेन अक्यूज्ड उसे सजा मौत देती है। सजा मौत इसलिए कि उसी ने अपने भाई और भाभी और उनके 4 बच्चों का कत्ल किया था। तो पहली अदालत ने 2017 20 मार्च की तारीख और गंभीर सिंह को सजा मौत दे दी। अब गंभीर सिंह अब तक एक विचाराधीन कैदी था। जैसे ही उसे मौत की सज़ा मिली, आगरा सेंट्रल जेल में बंद था, उसे कैदियों से अलग थलग कर दिया गया। वो उस वक्त तक बागबानी माली के तौर पर जेल में काम बांटा गया था, वो करता था। लेकिन ना वो काम कर सकता था, ना बाकी कैदियों के साथ अपना वक्त काट सकता था। अब वो एक अलग सेल में पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसे सज़ाए मौत मिल चुकी है। अब इस फैसले को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला, और चैलेंज किया, सरकार भी जाती है क्योंकि फांसी की सज़ा थी तो मोहर लगाने के लिए हाई कोर्ट जाना ही था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचता है। 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट लेती है। 2 साल के बाद 9 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जो आगरा की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें गंभीर सिंह को इन 6 कत्ल के लिए सजाए मौत दी, ये बिल्कुल सही फैसला है और हाई कोर्ट इस फैसले पर मुहर लगाती है और गंभीर सिंह की मौत की सज़ा बरकरार रहेगी। अब निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट 2 अदालत से फांसी की सज़ा मिल चुकी है। फांसी की सज़ा बरकरार है। अब गंभीर सिंह के पास सिर्फ एक रास्ता, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाने का, यानी सुप्रीम कोर्ट। अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कोई एक मददगार वकील मदद करने के लिए आगे आता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 से इस केस की सुनवाई होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच बैठती है क्योंकि मामला डेथ पेनल्टी का था। जस्टिस विक्रम सिंह, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता, 3 जजों की ये बेंच अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इस केस की सुनवाई कर रही है। 6 साल बीत जाते हैं। 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसके बाद अभी 28 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो गलत है। गंभीर सिंह बेकसूर है। उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे उसे इन 6 कत्ल का गुनहगार माना जाए और उसे सजाए मौत जैसी सख्त सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो गंभीर सिंह को बरी कर रहे हैं। बाकायदा अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 रीज़न बताए, 4 वजह बताई और इन्हीं 4 वजहों में आगरा पुलिस के इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिस निकम्मेपन के तरीके से काम किया, ये सिर्फ इस एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो उस पर रोशनी डालते हैं कि पुलिस क्या करती है। पुलिस ने इस 6 मर्डर, एक तो 1-2 मर्डर हो समझ में आता है, 6 मर्डर का एक केस है, एक अक्यूज्ड है और उस केस की कैसे पुलिस जांच करती है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो कानून की जानकारी रखता है, इवन मुझे लगता है कई बार क्राइम रिपोर्टर, उनको बेसिक पता होता है कैसे क्या करना है, वो बेसिक भी पुलिस ने नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। एक एक कर उन 4 वजहों को अब आपके सामने रखता हूँ जिसकी वजह से गंभीर सिंह को कोर्ट ने बरी किया। पहली वजह,
किसी भी क्राइम में, किसी भी मर्डर केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनमें पहला होता है मोटिव, मकसद। मकसद क्या था, मोटिव क्या था मर्डर करने का, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी कड़ियाँ जुड़ेंगी। लेकिन ये बेसिक पता है हर पुलिस वालों को, हर कानून के जानकार को, इवन हर क्राइम रिपोर्टर को, कि कोई भी जब मर्डर होता है तो उसका मोटिव होता है। ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैंने उसको देखा और मैंने यूं ही मार दिया उसे, बेवजह। मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होगा। तो इस केस में मोटिव क्या था जिसकी वजह से गंभीर सिंह ने अपने परिवार के 6 लोगों को मार डाला? तो पुलिस की कहानी में जो मोटिव लिखा था वो ये था कि 2012 से 2 साल पहले 2010 में गंभीर और उसके भाई, इन दोनों की मां का भी कत्ल हुआ था। और जब दोनों का कत्ल हुआ तो उस कत्ल के बाद पता चला कि मां का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों बेटों ने ही किया है। और तब भी ज़मीन का मामला था, पुलिस ने यही कहानी बताई। और इन दोनों भाइयों ने अपनी मां को मार डाला ज़मीन के चक्कर में। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, दोनों भाई जेल चले गए। और जब दोनों जेल चले गए तो एक मर्डर का मामला है, मर्डर केस में अमूमन बेल तो मिलता नहीं है। लेकिन कमाल देखिए, कुछ ही महीनों में बड़ा भाई जेल से बाहर आ गया। अब जब बड़ा भाई जेल से बाहर आया तो एक ही मर्डर केस, एक भाई को बेल मिल जाए दूसरे को भी मिल जाना, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो बड़े भाई तो आ गया, लेकिन अब जमानत पर आने के लिए मुचलका, कुछ पैसे ये सारे जमा करने पड़ते हैं, वकील को देने पड़ते हैं। तो पुलिस की कहानी के हिसाब से बड़ा भाई तो जेल से आ गया, लेकिन छोटा भाई गंभीर सिंह, उसको जेल से बाहर आने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, ज़मानत पर पैसे थे नहीं। उसने अपने बड़े भाई से कहा कि काम करो, तुम जो हम लोगों के हिस्से की ज़मीन है उनमें से एक टुकड़ा मेरे हिस्से की जो ज़मीन है वो बेच दो, उसके पैसे मुझे दे दो, वकील को दूंगा, बाकी ज़मानत की ज़रूरी कार्रवाई करूंगा और मैं भी ज़मानत पे आ जाऊंगा। तो भाई ने वो ज़मीन बेचकर भाई को पैसे तो दिया, जिसके बाद गंभीर सिंह ज़मानत पर बाहर भी आ गया। लेकिन वो ज़मीन उसने बेची नहीं बल्कि अपनी बीवी के नाम कर दिया, यानी पुष्पा के नाम कर दिया बड़े भाई ने। इस बात से गंभीर सिंह को गुस्सा आया कि भाई ने मेरी ज़मीन अगर बेची नहीं, मुझे पैसा दिया, तो बिना ज़मीन बताए हुए भी मुझे पैसे दे के मदद कर सकता था। लेकिन उसने धोखा दिया और वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम पे कर दिया कि मैंने बेचा है। और इसी गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया। ये पुलिस का मोटिव था। मतलब कहानी शॉर्ट में ये कि उसे बेल पर आने के लिए पैसे चाहिए, तो उसने भाई से कहा मेरे ज़मीन का टुकड़ा बेचो। भाई ने बेचा नहीं, अपनी बीवी के नाम कर दिया और पैसे अपने ही घर से निकाल कर जेब से उसको दे दिए। और ये बात गंभीर को बुरी लगी और उसने एक रात आकर चारों को मार दिया। अब जब ये मोटिव सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी कहानी तो ठीक है, बट इसके प्रूफ दीजिए। मकसद सिर्फ कहानी बताकर आप नहीं निकल सकते हैं, सबूत क्या है? अब क्या सबूत चाहिए थे? 2 सबूत। पहला कि भाई ने उसे पैसे दिए ज़मीन बेचकर, अगर है तो ज़मीन बिकी होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, उसके पैसे बताओ। नहीं बेच कर दिया तो फिर भाई ने वो ज़मीन अपनी पत्नी के नाम पर किया होगा, बेचने के नाम पर, जिसको आप कह रहे हो कि उसने बेचा नहीं और अपनी पत्नी पुष्पा के नाम पे कर दिया। तो वो ज़मीन का टुकड़ा पुष्पा के नाम पे होगा, उसका पेपर दो। आगरा पुलिस ये दोनों सबूत पेश ही नहीं कर पाई। पुष्पा के नाम पे वो ज़मीन कभी हुआ ही नहीं। तो जब हुआ नहीं तो पुलिस की दलील ये थी कि ज़मीन उसने बेची नहीं बल्कि अपनी बीवी के नाम पे किया है, इसलिए उसे गुस्सा आया। तो जब ज़मीन उसकी बीवी के नाम पे हुआ ही नहीं तो फिर गुस्सा कहाँ से आएगा? तो मोटिव यहीं पे फिनिश। इसका मतलब है पुलिस की कहानी थी, पुलिस की अपनी थ्योरी थी, सच्चाई इसमें नहीं था। तो अदालत ने कहा कि आप मोटिव साबित करने में नाकाम रहे। आपने ना ज़मीन के कागज़ पेश किए जो पुष्पा के नाम पे हो, और न ही आपने पैसों के लेन देन के कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई और प्रूफ पेश किया जो किसी और ज़मीन को बेच कर दिया गया हो। तो यहाँ पर पुलिस की थ्योरी नाकाम हो गई। अब आता है सेकंड रीज़न, दूसरी वजह, जो हर मर्डर में होता है या किसी भी क्राइम में होता है। पहला मोटिव दूसरा ही होता है कि जिस जगह क्राइम हुआ उस क्राइम सीन पर आखिरी कोई ऐसा विटनेस जिसने अक्यूज को देखा हो, जिसने कातिल को या कोई भी अगर चोरी करने आया, चोर को, डाकू को, रेपिस्ट को, किसी भी क्राइम में क्राइम सीन पर उस शख्स को किसी ने देखा, ये बहुत बड़ा सबूत होता है।
तो क्या आखिरी बार देखने वाला गवाह आप लाए और उसकी गवाही क्या है? पूरे पन्ने खंगाल डाले सुप्रीम कोर्ट ने। एक भी ऐसा गवाह नहीं था जिसने 8-9 मई की रात जब यह कत्ल हुआ उस जगह पर गंभीर सिंह को देखा हो। एक भी गवाह नहीं। जबकि उसी जगह रिपोर्ट में यह है कि जब यह कत्ल हुआ, कत्ल की खबर सुनी गई तो पूरा गांव की भीड़ घर के बाहर जमा थी, सत्यभान के घर के बाहर, यानी कि गंभीर सिंह के भाई के बाहर। तो इतनी भीड़, लेकिन एक गवाह नहीं जिसने देखा हो। तो पुलिस ने कहा कि हम कैसे मान लें कि एक भी गवाह नहीं है जिसने देखा नहीं, और जब देखा ही नहीं तो फिर आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे कि वही कातिल है और उस रात वो वहां था? कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे जहां आगरा पुलिस फंस गई वो ये कि उसने कहा नहीं साहब, वो तो भाग रहा था कत्ल के बाद और हमने उसको पकड़ा कुछ ही घंटों बाद, जैसी हमें जानकारी मिली। तो उन्होंने पूछा कहाँ से पकड़ा? तो उन्होंने कहा एक वहीं जो इनका गांव है, तुरकिया गांव है आगरा के पास, तो उस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अछनेरा। तो पुलिस के अपने चार्जशीट में, FIR में, हर जगह ये जिक्र है, मेंशन था कि हमने अक्यूज को अछनेरा रेलवे स्टेशन से पकड़ा जो क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर था। और ये भी लिखा हुआ था कि जब हमने पकड़ा तब वो जो कपड़े पहने हुआ था वो पूरे खून से सने हुए थे। उसी कपड़े में उसने 6 कत्ल किए थे और उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था। हमें खबर मिली, हमने स्टेशन और बस अड्डे को अपने लोग भेजे थे, इत्तेफाक से बस रेलवे स्टेशन पर वो मिल गया और हम उसे पकड़ कर ले आए। अब ये पुलिस की दलील थी। क्राइम सीन पर कोई विटनेस नहीं, लेकिन अछनेरा से पकड़ा भागते हुए, खून से सने हुए कपड़े पहने हुए, इसलिए इस्टेब्लिश होता है कि यही कातिल है और हम उसको पकड़ कर ले आए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया, आगरा पुलिस के वकील बगले झाँकने लगे। उन्होंने कहा कोई विटनेस नहीं जिसने मौके पर देखा, लेकिन आप कह रहे हो कि आपने अछनेरा रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताइए, एक शख्स जिसने 6 मर्डर किया और उसने तेज़धार हथियार से मर्डर किया, कुल्हाड़ी से, कटारी से, और उसके पैंट शर्ट सब पे खून ही खून है, और वो शख्स उसी खून से सने हुए कपड़े में उस घर से निकलता है और 10 किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन पर जाता है, और स्टेशन पर खड़ा हुआ लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, उसे कोई फिक्र नहीं कि उसके पूरे कपड़ों पर खून ही खून है। ये कैसे मुमकिन है? जब भी कोई कत्ल होता है और कातिल सबसे पहले अपने खून से सने हुए कपड़े, बाकी सबूत को फेंकने की कोशिश करता है। कोई कातिल खून से सने हुए कपड़े पहनकर घूमता नहीं है ताकि जो ना भी देख पाए वो भी ध्यान से देखने लगे और उसे पकड़ ले। उसके अंदर एक डर होता है पकड़े जाने का। तो ये कैसे हम यकीन कर लें कि खून से सने हुए कपड़े पहनकर वो 10 किलोमीटर घूम रहा है और रेलवे स्टेशन पर यूं ही बेफिक्र है और आप जाते हैं आराम से पकड़ कर ले आते हैं? ये इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट्स है कि ये इम्पॉसिबल है। तो आखिरी विटनेस और गिरफ्तारी पे डाउट, ये दूसरी वजह थी। अब तीसरी वजह जो किसी भी कत्ल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेपन, हथियार। किस चीज़ से कत्ल किया गया, गला घोटा गया तो किस कपड़े से, किस रस्सी से, वो बड़ा मायने रखता है। गोली मारी गई है तो पिस्टल कहाँ है, खोखा कहाँ है, कारतूस कहाँ है। चाकू का इस्तेमाल किया गया तो वो चाकू कहाँ है। अगर कुल्हाड़ी से मारा गया, कुल्हाड़ी कहाँ है। कटारी से मारा गया, कटारी कहाँ है। पत्थर से कुचला गया, वो पत्थर कहाँ है। तो यहाँ पुलिस ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब अछनेरा रेलवे स्टेशन से हमने पकड़ा गंभीर सिंह को, उसके बाद उसे सीधे मौका वारदात पर लाए, यानी उस घर में सत्य भान के जहाँ 6 कत्ल हुए थे। वहाँ लाने के बाद हमने उससे पूछा कि तुमने जो मारा हथियार कहाँ है, तो उसने बोला कि बराबर के कमरे में मैं हथियार फेंक के चला गया था। फिर हमने उसी की मौजूदगी में बराबर के कमरे में हमें 2 हथियार मिले खून से सने हुए, एक थी कुल्हाड़ी और एक था कटारी, ड्रैगर। फिर हमने उसको अपने कब्जे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उसको फॉरेंसिक लैब कब भेजा था। उन्होंने कहा जी हमने उसको 3-4 दिन के बाद भेज दिया। तो ये 3-4 दिन तक ये हथियार कहाँ थे? तो बताया गया कि मालखाने में था। कैसे? आपने सील बंद, उस पर सील लगाया पॉलीथिन में, ये सब कुछ पता चला नहीं, मालखाने में खुला पड़ा हुआ था। पुलिस वाले भी हाथ लगा रहे हैं।
चलो जी कोई बात नहीं, फिर भी आपने भेज दिया फॉरेंसिक लैब। बोले हाँ। रिपोर्ट क्या आई? फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई कि इन दोनों ही हथियारों पर कई सारे खून के ब्लड, अलग अलग ब्लड ग्रुप के खून के नमूने मिले, कई सारे ब्लड ग्रुप के। अब हो सकता है 6 मरने वाले थे उनके भी होंगे, कातिल का भी होगा, पर ये ब्लड ग्रुप किसका था पुलिस वालों को पता ही नहीं। फॉरेंसिक लैब से उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बस लिख दिया कि इस हथियार पे इतने इतने ब्लड ग्रुप मिले हैं, इस पे खून के निशान मिले थे, इन अलग अलग ग्रुप्स के हैं ये। कातिल का ग्रुप कौन सा है वो कभी मैच ही नहीं कराया, बाकी का किसका और है वो भी मैच नहीं कराया। चलो जी कोई बात नहीं। 4 दिन तक आप बिना सील के हुए हथियार रख रहे हैं और उसके बाद भेज रहे हैं। 4 दिन के अंदर थाने के अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप हथियार बदल सकते हैं, आप हथियार पे जानबूझ कर, चूँकि अक्यूज़ आपकी कस्टडी में, आप उसके उंगलियों के निशान भी उस पर डाल सकते हैं। ये सब फिल्मों में आपने देखा होगा, पर कोई बात नहीं। कमाल और मजाक देखिए कि जब पुलिस से पूछा गया कि ये बताओ कि 2 हथियार मिले थे, एक कुल्हाड़ी और एक कटारी, ड्रैगन, इन दोनों में से किस हथियार का इस्तेमाल कत्ल के किया गया? क्या दोनों से 6 लोगों को मारा गया, या एक ही हथियार से मारा गया, या किस हथियार से किसको मारा गया? कोई जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट से हथियार के ज़रिए अगर किसी को मारा गया वो भी पता चल जाता, क्योंकि कुल्हाड़ी के जो मार्क होते हैं वो अलग होते हैं, कटारी के अलग होते हैं, चाकू के अलग होते हैं, सभी के अलग अलग मार्क होते हैं। इवन जो पिस्टल से गोली मारी जाती है हर के अपने अपने मेक होते हैं, बुलेट के भी, वो भी अलग अलग होंगे। तो पूछा कि ये बताओ कि इसमें से कुल्हाड़ी और इसमें से कटारी से किस किस को मारा गया, या दोनों वेपन का इस्तेमाल किया या एक का? पुलिस के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था कि इन दोनों वेपन में से कत्ल के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था। आप मतलब सोच के भी अजीब लग रहा है। सोचिए, ये बेसिक चीज़ें, कत्ल का मोटिव क्या है इस्टेब्लिश करना, आखिरी विटनेस क्या है पता करना, जिस हथियार से कत्ल हुआ है उस हथियार के ज़रिए उसके सबूत जुटाना। इसीलिए कहते हैं कई बार कई कातिल खुद एक्सेप्ट कर लेता मैंने कत्ल किया है, तो लोग कहते हैं जब कत्ल कर लिया तो पुलिस इतनी मेहनत क्यों कर रही है, कोर्ट में पेश करे और सज़ा दिला दे। नहीं, आपको हर चीज़ साबित करनी होती है। कातिल ने तो कह दिया मैंने कत्ल किया है, उसने अगर चाकू से किया तो वो चाकू कहाँ है, चाकू पर फिंगरप्रिंट्स उसके हैं कि नहीं, ब्लड स्टेन मिला है कि नहीं, फॉरेंसिक, DNA ये सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाकर सज़ा मिलती है। इसीलिए सिर्फ कातिल का इकबाल जुर्म ही ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सज़ा दिला दे, वो खेल भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है थाने में इकबाल जुर्म कर लो, अदालत में मुकर जाओ, फिर अदालत में अब ढूंढती रहेगी पुलिस सबूत। तो यहाँ किस हथियार से किसको मारा गया, दोनों हथियार का कत्ल में इस्तेमाल हुआ, ये एक का हुआ, 6 मर्डर हुए, याद रखिए, एक नहीं 6। पुलिस ने यह भी जहमत नहीं उठाई कि इतना ही पता कर लो यार कि इनमें से किस हथियार से उसने मारा था। चौथी वजह, जितने भी एविडेंस मिले, खून से सने हुए कपड़े, हथियार, ब्लड स्टेन, फॉरेंसिक टीम ने जो भी उठाया, उनको करीने और सलीके से और सुरक्षित पुलिस ने रखा ही नहीं। मतलब कोई भी आए हाथ लगा दे और चले जाए, इतने सारे मार्क, तो ये खुद पुलिस ने एक्सेप्ट किया, उन्हें आइडिया ही नहीं था। तो एक भी सबूत को आपने सुरक्षित नहीं रखा, और अगर ज़रा सा भी ये डाउट हो जाए कि ये सबूत के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये सील बंद लिफाफे में या उसमें नहीं है, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलेगा। तो चौथा ये था कि एक भी सबूत पुलिस ने सही ढंग से प्रिजर्व करके नहीं रखा, और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट्स था कि जो सारी चीज़ें थीं, अफसोस सिर्फ कहानी थी, लेकिन पुलिस के अलावा पहले आगरा सेशन कोर्ट ने इन कहानियों, इन झूठी कहानियों पे भरोसा करके फैसला सुनाया, और उसके बाद उससे ऊपरी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को ध्यान में ही नहीं लिया। जो लोअर हाई कोर्ट ने किया बस उसी पर आंख बंद करके फैसला सुना दिया और उसकी सजाए मौत बरकरार रखी। जबकि इन दोनों अदालतों को इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था, और अगर ये दोनों अदालतें ही उस वक्त इन चीज़ों पर नज़र डाल लेते तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता नहीं। तो पुलिस के साथ साथ हमारी अदालतों ने भी गलती की, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने ऐसे सारे केस हैं जिसमें ऐसे फैसले आते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ यही कातिल है, वो छूट जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सच में बेकसूर हो, लेकिन पुलिस ने जांच ही नहीं ढंग से किया तो मौका मिलेगा। हालांकि इस पूरे केस में शुरू से ही
गंभीर सिंह लगातार ये कहता रहा कि वो बेकसूर है, वो अपने भाई अपनी भाभी से बेइंतहा प्यार करता है। उसने ये भी कहा कि जब वो जेल में था तो उसने अपने भाई और भाभी के नाम पे 10-10 पौधे लगाए थे, और जब वो जेल से आज बाहर आया तो वो एक लेटर लेकर आया था कि मुझे अब भी डर है कि इस केस में मुझे कोई झूठा फंसा सकता है, उसके भाई का जो साला है, और या कोई मार सकता है, इसीलिए पुलिस मेरी सुरक्षा करे, मुझे सुरक्षा दे। 12 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसे कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि शायद अब रिश्तेदार के नाम पे कोई बचा नहीं है। और जिस शख्स के सर पर 6-6 खून का इल्ज़ाम हो, जिसे 2-2 बार सजाए मौत मिली हो, वैसे ही भी लोग उससे दूर भागेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उसे बरी कर दिया है, उसके पास एक नई ज़िंदगी है शुरू करने का। लेकिन क्या इसकी नई ज़िंदगी इस सच के साथ शुरू हो सकती है कि ये शख्स 12 साल तक 6 कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रहा, और जेल में न सिर्फ रहा बल्कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे सजाए मौत दे दी, और फांसी की सज़ा पाया हुआ ये कैदी अब सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। उसे कहीं नौकरी या कहीं बाकी काम या सोसाइटी उसे अपनाएगा? कहने को है कि नहीं बिल्कुल बहुत सारे लोग अपना सकते हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब 12 साल के बाद गंभीर सिंह तो बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि पुलिस ने न जांच की न कुछ सबूत सौंपा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से गंभीर सिंह सचमुच बेकसूर है, यानी कि उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देकर नहीं छोड़ा गया, उसने वाकई कत्ल नहीं किया है, तो 12 साल पुराना वो सवाल अब फिर से ज़िंदा हो गया कि फिर गंभीर सिंह के बड़े भाई और पूरे परिवार यानी 6 लोगों का कत्ल किसने किया, वो असली कातिल कौन है? अगर गंभीर कातिल नहीं तो फिर कोई तो कातिल है, और 12 साल तक वो कातिल यूं ही सबको कानून को चकमा देकर बस आज़ाद है। जो तोहमत आगरा पुलिस के माथे पे लगी है, जो दाग एक तरह से, क्योंकि आपका केस आप सॉल्व नहीं करते, आप 6-6 कत्ल के मामले में भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो क्या आगरा पुलिस इस दाग को धोने के लिए इस केस को दोबारा खोलेगी, रीओपन करेगी? और क्या इस मामले में नई जांच करने के बाद अगर सचमुच कातिल कोई और है तो उसे पकड़ने का काम करेगी? अगर ऐसा कर पाई तो देर आए दुरुस्त है, हो सकता है शाबाशी मिलेगी, और नहीं हुआ तो ये सवाल अब हमेशा के लिए दम तोड़ देगा कि आखिर उन 6 लोगों का असली कातिल कौन था। इस एक केस, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और हमारी निचली अदालतों के फैसले बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, जो आप आगे चलकर किसी भी केस के साथ जिनका ऐसे ही हश्र हुआ है जोड़ कर देखिएगा। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी का सिलसिला ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज करण बारिया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे करण बारिया जी। और ये प्रभजोत कौर जी के हस्बैंड हैं। मोहम्मद शारिक अंसारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शारिक। इसके अलावा अश्वनी कुमार, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अश्वनी। और भेजा है संजय कुमार ने। नीलम जायसवाल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीलम। और ये भेजा अनु जायसवाल ने। इसके अलावा मोहित तोमर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहित। और ये भेजा है शिखा तोमर ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।